हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 12 विद्युत के एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्नों का हल। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक सवाल अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन इसका। तो पहला प्रश्न है कि आर प्रतिरोध के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो यदि संयोजन जो नया जो पार्श्व क्रम में संयोजित किया है और उसका तुल्य प्रतिरोध जो है आर डैश है, तो आर बटे आर डैश अनुपात का मान क्या होगा। तो यहां पर हमारे पास एक तार है जैसे इस तरह से, और इसका प्रतिरोध जो है ये आर है। अब अगर इसको हम बराबर 5 भागों में बांट देंगे, बराबर इसको अगर 5 भागों में बांट दिया जाए तो 1 2 3 4 5, तो हर एक का प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है लंबाई के साथ समानुपाती होगा। अब लंबाई को बराबर बराबर भागों में बांट दिया तो प्रतिरोध भी बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो हर एक भाग का प्रतिरोध जो है ये R बटे 5 हो जाएगा सबका। अब यह क्या बोल रहा है कि इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर इनको जोड़ देना है पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। अब हर एक जो है R बटे 5 है, तो पार्श्व क्रम में हमको पता है कि पार्श्व क्रम में इस तरह से जोड़ दिया जाएगा इनको। तो इस तरह से 500 के 5 को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। तो अब इसके लिए हमको फॉर्मूला पता है पार्श्व क्रम के लिए 1/r डैश, क्योंकि जो पार्श्व क्रम का जो कुल प्रतिरोध है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, वो R डैश मान लिया। तो ये हो जाएगा 1 बटे R बटे 5 प्लस 1 बटे R बटे 5 प्लस 1 बटे R बटे 5 प्लस 1 बटे R बटे 5 कितने हो गए 1 2 3 4 5वां 1 बटे R बटे 5। तो अब सबका यह 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बटे R धन 5 बटे R धन 5 बटे R धन 5 बटे R धन 5 बटे R। ये भाग में था ना, तो भाग में से जब गुणा करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उसका अंश हर बन जाता है, हर अंश, तो इसलिए 5 ऊपर आ गया। तो अब सबके नीचे नीचे R है, तो R इधर कॉमन आ गया और ऊपर सबका जुड़ जाएगा 5 10 15 20 25, तो ये 25 बटे R हो गया 1 बटे R डैश। तो R डैश, तो अब हमको क्या निकालना है R बटे R डैश। अगर R डैश निकालना होगा तो R डैश इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा R डैश बराबर R बटे 25, पर हमको क्या चाहिए R बटे R डैश। तो इस R को इधर लेके आ जाओ, इस R को इधर गुणा कर दो, ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R बटे में R डैश, और यहां पर 25 बटे 1 यानी कि 25 अकेला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह D 25। तो 25 इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, अब निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है पावर बराबर V इंटू I, वोल्टेज और करंट का गुणा। तो अब हम इस V और I को अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। जैसे V को हम लोग लिख सकते हैं IR, ओम के नियम के अनुसार V = IR। तो I जो हो जाएगा ये I² R हो जाएगा। दूसरा, हम इस I को लिख सकते हैं V बटे में R, P बराबर VI हुआ, तो I को लिख सकते हैं V बटे में R, तो ये हो जाएगा V बटे में R, तो ये बन जाएगा V² बटे में R। तो अब देखो I² R है, हाँ ये तो है। IR² नहीं है कहीं पर भी इसमें, देखो VI तो है पावर बराबर VI और V² बटे R भी है, तो इसका मतलब है कि यह नहीं है।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, बी। तो यह जो बी है IR², यही जो विद्युत शक्ति है उसका फॉर्मूला ये नहीं है। अगला प्रश्न, अब तीसरा प्रश्न है, किसी बल्ब का अनुमंताक यानी कि रेटिंग जो बल्ब के ऊपर लिखा होता है कि मतलब ये इतने वॉट का है और इतने वोल्ट में चलेगा, तो वह है 220 वोल्ट और 100 वॉट। तो अब ये जो रेटिंग है ना, इस पर से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं हमेशा, क्योंकि प्रतिरोध हमेशा बराबर ही रहता है, उतना ही रहेगा, चाहे आप उसको किसी के साथ भी जोड़ो, किसी भी सप्लाई के साथ जोड़ो, किसी भी वोल्टेज में जोड़ो, प्रतिरोध उसका एक समान रहेगा। तो यहां से जो प्रतिरोध आएगा, अब चाहे हम इसको कितना भी वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ें तो प्रतिरोध हमेशा वही रहेगा, उसको प्रतिरोध नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ये रो एल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लंबाई और क्षेत्रफल, तो वो नहीं बदलेगा अगर हम लोग वोल्टेज बदल रहे हैं बाहर का। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसको 110 वोल्ट के साथ जोड़ के चलाते हैं तो कितनी शक्ति यानी कि पावर मिलेगी। तो अब सबसे पहले पावर का फॉर्मूला, अब वोल्टेज दे रखा है तो वोल्टेज वाला पावर का फॉर्मूला क्या है, V²/R। तो R निकालना पड़ेगा क्योंकि V तो दे दिया है इधर, R निकालेंगे तो R कहां से निकलेगा, R यहां से मिल जाएगा। एक पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट, और वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। तो अब P = क्या होता है, V²/R। तो R क्या मिल जाएगा यहां से, V²/P। तो V² मतलब 220 × 220 और बटे में कितना है पावर, 100। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, और 22 × 22 जो है अपना हो जाएगा 484 ओम। इतना इसका प्रतिरोध आया। अब इसको 110 वोल्ट के साथ चलाएंगे तो इसे 110 वोल्ट से जोड़ने पर पावर, तो ये नया वोल्टेज है V' इसको ले सकते हैं, तो पावर जो है इसकी हो जाएगी V'²/R। अब वोल्टेज बदला है पर जो प्रतिरोध है वो तो उतना ही रहेगा बल्ब का जितना पहले था, यानी कि जितना लिखा हुआ है उस पे रेटिंग पे। तो पावर हो जाएगी V² मतलब 110 × 110 बटे में 484। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये काट पीट के आप निकाल सकते हो इसको, तो ये आएगा 25 वॉट के बराबर। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 25 वॉट। तो यह 25 वॉट इसका आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, तो इसका मतलब है क्या चीज समान हो गया दोनों का, प्रतिरोध। क्योंकि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ कैसा है, कि वो एल्यूमिनियम का है तो अलग होगा, तांबे का है तो अलग होगा, पदार्थ एक ही है तो रो नहीं बदलेगा। देखो R = क्या होता है, रो L/A। अगर इनमें से कोई चीज बदल रही है तो प्रतिरोध बदल जाता है। लंबाई भी दोनों की समान है यानी कि L समान है, व्यास दोनों का समान है तो क्षेत्रफल भी समान हो जाएगा, क्योंकि व्यास मतलब त्रिज्या समान तो πr² क्षेत्रफल समान, तो दोनों का प्रतिरोध एक जैसा है, इसका मतलब ये हुआ। अब किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। पहले श्रेणी में संयोजित करेंगे और फिर पार्श्व में, और दोनों में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात निकालना है। तो अब ऊष्मा क्या होती है, हीट, और उसका फॉर्मूला जो होता है H = I²RT या तो V²/R × T। तो अब सबसे पहले हम लोग श्रेणी के लिए करते हैं, श्रेणी क्रम में। अब माना कि दोनों का प्रतिरोध R है तो श्रेणी में R-R 2R ये प्रतिरोध आ गया। प्रतिरोध कितना आ गया, 2R। तो हीट यानी कि ऊष्मा, तो ऊष्मा हीट श्रेणी क्रम में। तो अब दोनों को एक समान वोल्टेज दिया जाएगा तो V² इसको हम लोग लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में RS, V² में RS × T, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं।
तो ये हो जाएगा v² बटे 2r इंटू टी। अब पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर में rp निकालना है अपने को। तो अब इसमें क्या होता है 1/rp बराबर 1/r प्लस 1/r। तो r कॉमन हो जाएगा और ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा 1/rp। तो rp क्या हो जाएगा r/2। तो यहां से rp आ गया r बटे में 2। अब ऊष्मा निकालेंगे इसमें, किसमें, पार्श्व क्रम में। तो हीट इन पैरेलल, तो ये हो जाएगा v², वोल्टेज तो दोनों में सेम, v² बटे में rp। तो ये हो जाएगा v² बटे में r बटे 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2v, समय भी आएगा ना t, एक समान समय में निकाल रहे हैं और समय बाद में कट भी हो जाएगा। 2v² बटे r t। अब हमको क्या निकालना है, अनुपात। तो hs बटे hp। hs क्या है v²/2r इंटू टी। hp क्या है 2v² r इंटू टी। अब t से t कट हो गया, r से r कट हो गया और v² से v² कट हो गया। तो ऊपर क्या बचा 1/2 और नीचे क्या बचा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा, अब ये 2 है 2/1 है तो ये भी 1/2 हो जाएगा, उल्टा 1/2। तो इसका आंसर आएगा 1/4। तो यानी कि 1:4, 1:4। तो यह उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, अब 5वां प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। जैसे हमारे पास एक इस तरह से परिपथ है, ये एक प्रतिरोध है और हमको निकालना है कि भाई ये A और B के बीच में विभव का अंतर कितना है। अब विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W बटे में Q। मतलब कि एक आवेश को जब वो आवेश यहां से A से B तक जाएगा तो उसमें कितना कार्य हुआ। एकांक आवेश जब A से B तक जाएगा, एकांक आवेश, ठीक है, यानी कि 1 कूलम। तो 1 कूलम आवेश जब A से B तक जाएगा तो कितना कार्य हुआ ये निकालना है, वही विभव का अंतर होता है। जैसे अब यहां पर हमने जैसे बैटरी लगा दी है, यहां पर एक बैटरी लगा दी है, तो बैटरी लगाएंगे तो ये आवेश, ये बैटरी इसको धक्का लगाएगी तो यहां से A से B तक जाएगा। तो A से B तक जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें से कुछ ऊर्जा उसकी निकल जाएगी, यहाँ पर जो है ये हीट के रूप में। तो वही कार्य हमको निकालना होता है। तो इस कार्य को निकालने के लिए हमको वोल्ट मीटर ऐसे लगाना पड़ता है कि ताकि वो 2 बिंदुओं के बीच का कार्य निकाल सके। तो इसीलिए हमेशा इसको समांतर यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर में। अगला प्रश्न है अब 6ठा प्रश्न, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm, प्रतिरोधकता दे रखी है 1.6 × 10⁸ ओम मीटर है और 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। कितने का बनाने का है, 10 ओम का। उसके बाद वाला बाद में करते हैं, पहले ऊपर का। अब क्या चीजें दे रखी हैं, व्यास दे रखा है यानी कि d दिया हुआ है, कितना 0.5 mm। तो अब इसको हमको क्या चाहिए, हमको तो त्रिज्या चाहिए। तो इस क्यों त्रिज्या चाहिए, क्योंकि r का फॉर्मूला ऐसा होता है r = ρl बटे में a। तो यहां पर क्या है कि ये दे दिया है हमको, r दे दिया है कि भाई 10 ओम है, प्रतिरोधकता भी दे दी है ये है, और लंबाई निकालनी है, क्षेत्रफल भी पता है क्योंकि जब d पता है, क्योंकि वो तार है तो वो वृत्ताकार होगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है।
तो यहां से हम लोग ए भी निकाल लेंगे, बस सिर्फ एल ज्ञात करना है, वो हो जाएगा। तो ये जब डी हो जाएगा, ये डी दे रखा है 0.5 mm, तो इसको क्या करेंगे, पहले मीटर में बदल लेंगे क्योंकि सारी चीजें मीटर में है। तो 0.5 गुणा 10 की घात -3 मीटर। अब ये तो व्यास है, तो त्रिज्या तो त्रिज्या r बराबर 0.5/2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। अब क्षेत्रफल निकाल लेते क्योंकि क्षेत्रफल ही तो यहां पे रखना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल ए क्या होगा, πr², क्योंकि जो भी तार होता है तो तार का आप साइड से देखोगे अनुप्रस्थ काट वह कैसा होगा, ऐसा, क्योंकि तार बेलनाकार होता है तो ये अनुप्रस्थ काट ही चाहिए हमको, बस पूरा क्षेत्रफल नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये पाई जो हो जाएगा ये 3.14 गुणा 0.5/2 गुणा 10 की घात -3 का वर्ग हो जाएगा। अब ये 3.14 को ऐसे लिखो, ये 0.5/2, तो ये हो जाएगा 0.25 गुणा 10 की घात -3 का वर्ग। तो अब ये जो है ये 3.14 को ऐसे ही रखो, 0.25 का वर्ग और 10 की घात -3 का वर्ग करना है। तो 0.25 गुणा 0.25, तो ये हो जाएगा 0.0625 गुणा, अब इसका वर्ग करोगे तो जब वर्ग करते हैं तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती हैं, -3 गुणा 2 तो -6, 10 की घात -6 इतना आया। और इसको और आप सॉल्व करना चाहते हो तो इन दोनों का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 0.19625 गुणा 10 की घात -6 मीटर वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल आया। बस अब क्षेत्रफल निकल गया। रो हमको पहले से पता है, ये रो दे रखा है, ये रो है, और क्षेत्रफल निकाल लिया। आर भी हमको पता है, ये आर है। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू रखो, तो यहाँ से एल निकालना है, तो एल को यहाँ पर रखो तो ये ए इधर चला जाएगा, आर ए बटे में रो। तो आर हमको पता है 10, क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है 0.19625 गुणा 10 की घात -6, और रो हमको दे रखा है प्रतिरोधकता, तो 1.6 गुणा 10 की घात -8। तो अब इसमें देखो इन दोनों को गुणा कर दो, 10 का इससे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.9625, 1.9625 और बटे 1.6 करो, तो ये क्या हो जाएगा 1.9625 बटे 1.6। अब ये 10 की घात -6 है, 10 की घात -8 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की घात -6, और ये ऊपर आके क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा, धन 10 की घात 8। तो ये कितना हो गया 10 की घाते 2, और इसको जो है ये डिवाइड करो, तो इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.2265। अब 10 की घात 2 है तो इसके साथ गुणा करेंगे, यानी कि ये 100 हुआ 10 की घात 2, तो 0.2 अंक दाईं ओर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 122.65 क्या मीटर। तो इतनी इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई। ठीक। अब दूसरी चीज कि यदि इसे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। क्या बोल रहा है, यह 2 गुने व्यास का तार लिया जाए तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो अब इसको मिटा देते हैं, फिर इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब 2 गुने व्यास का तार लेना है। अब पहले जो है आर क्या है, रो एल बटे में ए है, इतना है, और ए को आप लोग πr² लिख सकते हैं, तो ये रो एल बटे में πr² है, ये पहले का आर है। अब 2 गुने व्यास का तार लिया तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, तो त्रिज्या भी कितनी हो गई है, 2r हो गई है। अब नया प्रतिरोध r डैश क्या हो जाएगा, रो
एल बटे में पाई। अब आर की जगह क्या आ जाएगा, 2r का वर्ग। तो ये हो जाएगा रो एल बटे में 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब पहले वाले में और अभी के वाले में तुलना करनी है, तो r बटे r डैश कर दो। तो r क्या है, रो एल बटे में पाई आर स्क्वायर, और नया वाला r डैश क्या है, रो एल बटे में 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रो एल बटे में पाई आर स्क्वायर, और ये भाग में है तो इसको गुणा में बदलेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, रो एल। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कट, रो एल कट बराबर 4। तो अब r बटे r डैश यहां पर लिखते हैं इसको, r बटे r डैश किसके बराबर आया, 4 के बराबर। तो r डैश क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, r डैश उधर चला गया, r बटे में 4। तो यानी कि जो नया वाला जो आया, नया वाला जो प्रतिरोध आया वो r डैश है, और वो पहले से 1/4 गुना है, यानी कि कम हो गया है, वो 1/4 गुना हो जाएगा। क्या, कब, जब हम लोग त्रिज्या को दुगना कर देंगे तब। अगला प्रश्न है अब 7वां प्रश्न है अब कि किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उसके प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान दिए गए हैं। कि भाई हमने एक प्रैक्टिकल किया है कि जिसमें अलग अलग धारा के मान के लिए अलग अलग वोल्ट है, यानी कि अलग अलग हमने वोल्टेज लगाया और अलग अलग विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हुई, ये ओम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर I के अलग अलग मान और V के अलग अलग मान दिए हैं। तो V और I के बीच का ग्राफ हमको बनाने का है सबसे पहले तो, और ग्राफ बनाने के बाद हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले V और I के बीच का हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। तो इस तरह से इसमें एक ग्राफ हम लोग बना लेंगे, जिसमें x एक्सिस में हम लोग लिखेंगे वोल्टेज और y एक्सिस में हमने ले लिया है करंट को। अब क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है ये 1.6 से 13.2 तक है, तो हमने 1 2 3 4 करके 14 वोल्ट तक लिख लिया है, और जो धारा है वो 0.5 से 4 एम्पियर तक है, तो हमने 1 से लेके 5 एम्पियर तक बना दिया है। ये है, ये एम्पियर में है, और ये जो है ये वोल्ट में है, ये वोल्ट है सब। अब जब 0.5 एम्पियर है तो वोल्ट क्या है, 1.6, तो 1.6 जो है हमारा कहीं यहां पर आएगा, 1.6, 1.5, 1.6, और यहां पर 0.5 इधर आएगा। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे इस तरह से। अब एक वोल्ट 1 एम्पियर के लिए 3.4, तो 3.4 यहां कहीं पर आएगा, और यहां पर एम्पियर कितना है, 1, तो इन दोनों को भी ऐसे जोड़ देंगे ऐसे। अब ऐसे ही 2 एम्पियर के लिए वहां पर 3 है, यहां पर 2 एम्पियर के लिए 6.7 है, तो 6.7 यहां कहीं पर आएगा, तो ये 2 एम्पियर, और यहां पर 6.7। इसी प्रकार 3 एम्पियर के लिए 10.2, यहां पर 3 एम्पियर, और इधर 10.2, 10 ये है तो 10.2 यहां पर कहीं आएगा, और 4 एम्पियर के लिए 13.2, 4 एम्पियर के लिए। अब ये आप स्केल से बनाएंगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट बनेगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, और आप ग्राफ में बनाओगे तो और एक्यूरेट। अब जो ये बिंदु हैं, ये वाले, ये जो है एकदम सीधी रेखा में आएंगे आपके, तो अब इनको हम जोड़ सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, इसका ग्राफ। अब इसकी जो ढाल होगी वही क्या होगा, इसका प्रतिरोध होगा, क्योंकि वो क्या होता है,
ढाल नहीं, ढाल का इसका व्युत्क्रम होगा, क्योंकि ये IV ग्राफ है। VI ग्राफ का ढाल जो है वो प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध हमको निकालना है, तो प्रतिरोध होता है R बराबर V बटे में I। आप यहां से भी निकाल सकते हो, कोई भी 1.6 बटे 0.5 करो, 3.4 बटे 1 करो तो भी मिल जाएगा। पर हम उसको तो ग्राफ से उसको निकालना है, तो कोई भी दो वोल्टेज के बीच का अंतर, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया, और यहां पर करंट का कितना अंतर आता है ये, तो ये वैल्यू कितनी है हमारी 6.7, 6.7, और ये वाला कितना है 3.4। तो ये जो वोल्टेज हो जाएगा V, और यहाँ पे जो ये करंट हो जाएगा 2 से लेके 1, यानी कि इसका अंतर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 6.7 माइनस 3.4 बटे में, तो बटे में कितना हो जाएगा, और यहां पर जो धारा का अंतर होगा 2 माइनस 1, तो अब ये आएगा 3.3 बटे में 1, मतलब 3.3 ओम। अब यहां पर क्या है कि थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा उत्तर में दशमलव के बाद, अगर अलग अलग के लिए निकालोगे थोड़ा थोड़ा ये ग्राफ में जो बनाएंगे उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न है, अब 8वां प्रश्न है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा। 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है और धारा कितनी दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर, तो मिली मतलब होता है 10 की घाते -3, 2.5 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। तो हमको R निकालना है, तो R क्या होता है V बटे में I, तो R क्या होता है V बटे में I, तो V है 12 वोल्ट और ये कितना है 2.5 गुणा 10 की घात -3। अभी 10 की घात -3 ऊपर आएगा, धन बन जाएगा, तो 12 गुणा 10 की घात -3 और बटे में क्या रहा 2.5। तो अब ये 12 बटे 2.5 करोगे तो कितना आएगा, तो ये 2.5 का दशमलव हटा दो तो ऊपर बन जाएगा 120, 120 बटे 25 गुणा 10 की घात, सॉरी ये धन है 3, तो ये हो जाएगा, इसको भाग करोगे तो 4.8 गुणा 10 की घात 3, तो 0.3 अंक खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अंक, तो ये हो जाएगा 2 अंक और इतना ओम, तो ये 4800 ओम आया। अगला प्रश्न है, अब 9वां प्रश्न है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जितनी विद्युत धारा एक में से प्रवाहित होगी उतनी ही सब में से जाएगी, ऐसे विद्युत धारा निकलेगी, यहां से आवेश जाएगा, यहां से इधर वापस आएगा, तो एक में से जितनी विद्युत धारा जाएगी दूसरे सब में से उतनी जाएगी। तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर सबको जोड़ देंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से होता है, तो ये सब जुड़ जाएंगे, 0.2 धन 0.3 धन 0.4 धन 0.5 धन 12, और इसको जोड़ के आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 13.4 ओम। अब हमको विद्युत धारा निकालनी है, तो I बराबर होता है V बटे में R ओम के नियम से, तो V तो 9 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, तो 9 बटे 13.4, तो ये हो जाएगा 90 बटे 134। अब ये भाग करना आपको आता है, तो इसका जो उत्तर आएगा 0.67 एम्पियर।
तो ये जो 12 ओम है इसमें से भी इतना ही विद्युत धारा जाएगी जितनी इसमें से सब में से एक बराबर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो 12 ओम में से भी 0.67 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो अब ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर 176 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व में जोड़ना है, सारे एक ही जैसे हैं 176, मतलब कि इस तरह से 176, फिर दूसरा 176, फिर तीसरा 176, ऐसे ही कितनों को ऐसे पार्श्व क्रम में जोड़ें कि इसके साथ अगर हम लोग बैटरी लगाएं 220 वोल्ट की, तो यहां से विद्युत धारा जो है ये 5 एम्पियर बहनी चाहिए। तो ऐसे कितने लगाएं? तो इसके लिए मैं एक आपको लॉजिक बताता हूं पहले, कि जैसे अगर हम लोग एक जैसे 2 ओम और 2 ओम के मैंने 2 लगाए पैरेलल में लगाए, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आएगा? तो वो हमको पता है 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2। तो 2 और 2 जुड़ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा? 1 + 1 2। ये कितना आया? 1। तो r 1/r यानी कि 1 हुआ, तो r क्या हो जाएगा? 1। अब अभी बता रहा हूं कि क्या लॉजिक है। अब 2 2 2 के 3 लगाएंगे तो 1/r यानी कि 2 2 2 के 3 लगाए, तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया? 3। आप इसको 2/2 भी लिख सकते। तो अब यहां से 1/r आया, तो r कितना आ जाएगा? 2/3। देखो यहाँ पे 3 आ गया। ऐसे ही 4 लगाऊंगा तो 2/4 आएगा, तुल्य प्रतिरोध एक जैसे। अगर ऐसे ही 5 लगाएंगे तो 2/5 आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। n लगाएंगे तो 2 ओम के n प्रतिरोधों को एक जैसे होने चाहिए। 2 ओम के सारे एक जैसे प्रतिरोध हैं, मतलब सबका प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। तो n प्रतिरोधों को ऐसे पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 2/n। यह है लॉजिक। अब इसका प्रयोग हम लोग यहां पर करेंगे। अब क्योंकि हमको नहीं पता है कितने लगाने हैं, तो हम मान लेते हैं कि n प्रतिरोध लगाए, 176 के n प्रतिरोध लगाए ऐसे पार्श्व में। तो n प्रतिरोध लगाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 176 बटे में n। बस ये लॉजिक आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन आप जैसे कभी सर्किट में भी कर रहे हो, जैसे कि सर्किट में आप कर रहे हो 4 ओम के पैरेलल लगे हैं 2, तो इसका तुल्य कितना हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2। ये 4 और 4 है तो इसका तुल्य हो जाएगा 2। वहां पर भी आप इस लॉजिक को अब उपयोग कर सकते हैं। तो अब यहां पर इसको मिटाएंगे। माना कि 176 ओम के तो तुल्य प्रतिरोध 176 बटे में n, ये तुल्य प्रतिरोध। अब हमको विद्युत धारा चाहिए 5 ओम और वोल्टेज है 220, तो हमको कितना प्रतिरोध यहां से मिलेगा? तो अब वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट और धारा कितनी है? 5 एम्पियर। तो प्रतिरोध R बराबर होता है V बटे में I। तो ये हो जाएगा 220 बटे में 5। अब ये जो 220 बटे में 5 है, ये प्रतिरोध तो इतना ही होना चाहिए तुल्य प्रतिरोध के बराबर। तो 176 बटे में n बराबर 220 बटे में 5। तो n निकालना है तो n इधर चला जाएगा,
तो n बराबर हो जाएगा 176 गुणा 5 बटे में 200। तो अब 5 से इस 220 को कट करोगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब 176 बटे 44, तो ये हो जाएगा 4। तो 4, तो n बराबर 4। तो कितने प्रतिरोध आपको लगाने पड़ेंगे? 4 प्रतिरोध लगाने पड़ेंगे पार्श्वक्रम में। तब जो है विद्युत धारा 5 एम्पियर मिलेगी 220 वोल्ट के स्रोत के लिए। अगला प्रश्न, अब 11वां प्रश्न है कि यह दर्शाए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो और 4 ओम हो। तो अब हमारे पास 6 ओम 6 ओम 6 ओम है, 3 है, तो उनको हमको कुछ ऐसे जोड़ना है कि श्रेणी या मिक्स करके या समांतर करके कि 9 ओम आए। तो अब ये जो चीज है ये ट्रायल एंड एरर वाला सिस्टम है कि आप हम सेट करेंगे अलग अलग, देखेंगे कि कितना आया, 9 आया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सेटिंग बिठाएंगे। अब 6 ओम के तीनों आप अगर उसमें कर देते हो समांतर में, तो 6/3 यानी कि 2 ओम हो जाएगा, तो 9 तो नहीं मिलेगा। अब तीनों को समान श्रेणी में जोड़ेंगे तो 6 6 6 यानी कि 18 हो जाएगा, तो भी 9 नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 को श्रेणी में जोड़ देते हैं, 2 को समांतर में जोड़ देते हैं और इसके साथ एक श्रेणी लगा देते हैं, 6 6 और 6। तो अब देखो 6 6 दोनों बराबर बराबर हैं और समांतर में हैं, तो इनका तुल्य कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3, और 3 के साथ ये 6 जुड़ गया तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 9 ओम हो गया पहला। अब दूसरा 4 ओम बनाने का है, तो 4 ओम बनाने के लिए अब हमको बनाने का है 4 ओम। तो 4 ओम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को इस तरह से समान श्रेणी में लगा देंगे, 6 और 6, और इसके साथ इन दोनों के साथ समांतर में एक 6। अब देखो ये 6 6 का क्या हो गया, 12 हो गया, और 12 के साथ एक 6। अब इन दोनों का तुल्य, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1/R बराबर 1/12 धन 1/6। 12 और 6 का एलसीएम जो है वो 12 आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 कम 6, तो 6 दूनी 12, 2, 1/R, तो ये 2 और 1 3, 3/12 हो गया, 3 चौक 12, 1/4, तो R को उल्टा कर दो तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब 12वां प्रश्न है कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक यानी कि उसकी जो रेटिंग है वो 10 वॉट है। अब यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर हो, तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में लगाए जाएंगे। तो अब पार्श्व क्रम में जब लगाना है तो सबसे पहले हम उसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं, बल्ब का प्रतिरोध, एक बल्ब का प्रतिरोध। तो अब प्रतिरोध होता है R बराबर V² बटे में P, ये तो हम अभी करते आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन से, क्योंकि P बराबर V² बटे R होता है। तो R मिल जाएगा हमको। अब V हमको दे रखा है वोल्टेज 220 वोल्ट और पावर हमको दे रखी है 10 वॉट, तो 220 गुणा 220 बटे में 10, तो ये कट हो जाएगा, 22 गुणा 22, तो ये हो जाएगा 484, 22 गुणा 22 तो 10, ये इतना ओम, ये एक प्रतिरोध है। अब ऐसे प्रतिरोधों को समांतर में लगाने का है, तो माना कि N जो है हमने बल्ब समांतर में लगाए हैं, माना कि N बल्ब समांतर में लगाए,
तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध है बटे में n, ये हमने अभी किया है कि जैसे एक जैसे प्रतिरोध को समांतर में लगाएंगे तो जितने लगा रहे हैं उतने से बटे कर दो, जैसे 2 लगाएं तो बटे 2 हो जाएगा, एक ही जैसे होने चाहिए दोनों का प्रतिरोध एक जैसा, तो ये हो जाएगा 4840 बटे में n, यह प्रतिरोध आ गया। अब यह क्या बोल रहा है कि 220 वोल्ट की लाइन में अधिकतम धारा 5 एंपियर होनी चाहिए। अब अधिकतम धारा 5 एंपियर होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ये प्रतिरोध बनना चाहिए। तो अब यहां से अगर हम लोग प्रतिरोध निकालें तो R बराबर होता है V बटे में I, तो V कितना है 220 बटे में 5। अब ये जो प्रतिरोध है इस प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, तभी तो 5 एंपियर विद्युत धारा जाएगी, नहीं तो कहां से जाएगी। तो ये 4840 बटे में n जो है ये 220 बटे 5 के बराबर होना चाहिए। अब n निकालना है तो क्रॉस में गुणा करो, n इधर चला जाएगा, तो n बराबर 5 इधर गुणा हो जाएगा, 4840 गुणा 5 बटे में 220, ये 0 से 0 कट हो जाएगा और 22 से ये 484 कट हो जाएगा 22 बार, और 22 पंचे 110 हो जाएगा, 110। तो n यानी कि 110 आया। कि कितने प्रतिरोध लगाने पड़ेंगे 110, यानी कि 110 बल्ब अगर हम लोग लगाएंगे समांतर में तो धारा अधिकतम कितनी होगी 5 एंपियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब 13वां प्रश्न है, किसी प्रतिरोध भट्टी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी है, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 24 ओम है, तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कुंडलियां हैं एक तो उनको अलग अलग उपयोग करते हैं, भाई 24 एम्पियर की हैं, A को अलग से उपयोग किया, B को अलग से किया। अब दोनों को श्रेणी में लगा के उपयोग किया तो उसका जो प्रतिरोध है वो बदल जाएगा श्रेणी में। अब फिर दोनों को पार्श्व में किया समांतर में तो प्रतिरोध बदल जाएगा। तो अब यदि ये भट्टी 220 वोल्ट बैटरी लगा रखी है से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित धारा क्या होगी। अब तीनों प्रकरणों में प्रतिरोध बदल जा रहा है तो इसका मतलब है कि धारा भी बदल जाएगी। तो पहला केस इसमें लेते हैं, पहला पृथक वाला, पृथक पृथक अलग अलग। तो पृथक पृथक में धारा I बराबर होगा V बटे में R। तो V कितना है 220 की बैटरी लगा रखी ना, ये 220 बटे में R यानी कि कोई भी एक 24, तो 220 बटे 24 आपका आ जाएगा 9.2 एम्पियर। तो A में भी 9.2, B में भी 9.2, दो अलग अलग उपयोग करेंगे तब। दूसरा है श्रेणी में, श्रेणी में R क्या हो जाएगा 24 प्लस 24, क्योंकि जुड़ जाएगा R1 प्लस R2 होता है तो 48 ओम। तो धारा क्या हो जाएगी IS ले लेते हैं इसको श्रेणी में सीरीज में, तो V बटे में R। तो V कितना है 220 बटे 48, तो ये आ जाएगा हमारा 4.6 एम्पियर। अब तीसरा समांतर या पार्श्व क्रम में, तो पार्श्व क्रम में R क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, ऐसा भी कर सकते हैं है ना जब दो ही हैं तो ये हो जाएगा 24 गुणा 24 बटे में 24 प्लस 24। और हमको ये भी पता है कि जैसे वो दोनों बराबर ही हैं तो अगर उनको दोनों को श्रेणी में पार्श्व में जोड़ देंगे तो बटे 2 हो जाएगा, और इसका भी आप सॉल्व करोगे तो भी उत्तर कितना आएगा बटे 2 यानी कि 12 के बराबर आएगा, 12 ओम। तो अब I इन पैरेलल IP, तो V बटे में R पैरेलल, ये R पैरेलल है, इसको आप R सीरीज लिख सकते हो। तो V हो जाएगा 220 बटे में 12।
तो ये हो जाएगा आपका 18.3 एम्पियर के। तो तीनों में जो विद्युत धारा है वो अलग अलग होगी, क्योंकि तीनों में जो है प्रतिरोध अलग अलग हो गया है। अगला प्रश्न अब इसमें 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित परिपथ में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना करिए। 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम और 2 ओम पार्श्व में है। तो अब दोनों में जो 2 ओम में जो पावर जारी है वह निकालना है, सिर्फ 2 ओम वाले में। तो अब सबसे पहली चीज, जब दोनों जो है ये श्रेणी में लगे हुए हैं, 1 ओम और 2 ओम, ये 1 ओम हो गया और इसके साथ ये 2 ओम हो गया, 1 ओम और 2 ओम, और इसके साथ किसको लगा रखा है? बैटरी 6 वोल्ट की। अब यहां पर क्या है कि दोनों में क्या समान होगा? करंट, क्योंकि श्रेणी में है, दोनों में धारा समान होगी। तो पहले विद्युत धारा निकाल लेते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे I² R वाला, क्योंकि विद्युत धारा समान है ना दोनों में, क्योंकि श्रेणी में है। तो वो कैसे मिलेगा? I बराबर V बटे में R, तो V है 6 वोल्ट और दोनों सीरीज में है, श्रेणी में है, तो जुड़ जाएंगे, तो 1 + 2, तो 6 बटे में 3, तो 2 एम्पियर। तो अब 2 एम्पियर, इसमें से भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें से भी 2 एम्पियर जा रहा है। तो अब यहां पर कितनी पावर होगी? तो पावर निकाल लेंगे, तो पावर I का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग और गुणे में R कितना है? 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 वॉट, इतना आया पहले वाले केस में। अब दूसरे में क्या है? क्या बोल रहा है कि 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम पार्श्व में। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि भाई दोनों को किसमें कनेक्ट कर दिया है? पार्श्व में। ये 12 है और इसके साथ ये क्या है? 2 ओम, और यहां पर बैटरी कितनी लगा रखी है? 4 वोल्ट की। अब दोनों में क्या समान होगा? वोल्टेज समान होगा। जितना 4 वोल्ट इसको मिला उतना ही 4 वोल्ट इसको मिला, तो पावर तो सीधे ही निकल जाएगी। फॉर्मूला वो वाला लगाते हैं, V वाला, जो चीज समान है वो वाला लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो क्या है, अलग अलग करंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इसमें कितना करंट गया, इसमें कितना गया, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर देते V² बटे में R से। तो V यानी कि 4 × 4, 4 का वर्ग बटे में 2, क्योंकि इसमें से निकालना है ये 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 वॉट। तो यहां पर भी 8 वॉट ही जा रहा है और यहां पर भी 8 वॉट। तो अगर दोनों की तुलना करें कि सपोज ये P1 है, ये P2 है, तो P1 बटे P2 बराबर 8 बटे 8 बराबर 1। तो समान पावर जा रही है दोनों केस में। अगला प्रश्न है, अब 2 विद्युत लैंप हैं जिसमें से एक का अनुमतांक यानी कि उसकी रेटिंग जो उसमें बल्ब में लिखा होता है 100 वॉट और 220 वोल्ट। देखो, जो भी रेटिंग है उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रतिरोध निकाल सकते हैं हमेशा, क्योंकि जो विद्युत धारा है और वोल्टेज तो जब उसको हम लोग ऑन करेंगे, जो सप्लाई के साथ लगाएंगे, बैटरी के साथ लगाएंगे, उसके अनुसार बदल सकता है, बट प्रतिरोध नहीं बदलेगा कभी भी। वो चाहे बल्ब ऑन है या ऑफ है, प्रतिरोध वही रहेगा। तो यहां पर ये पावर है, ये वोल्टेज है, तो इन दोनों में से इसका प्रतिरोध निकाला जा सकता है। और दूसरा बल्ब, उसका भी रेटिंग दे रखा है, तो वहां से भी उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अब विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम में संयोजित है दोनों। अब यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो विद्युत मेन से कितनी धारा निकलेगी? तो अब धारा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I = V बटे में R। V हमको दे रखा है 220 वोल्ट, क्या निकालने का है? R। तो R निकालने के लिए इसका R1 होगा, इसका R2 होगा। तो R1 R2 यहां से रेटिंग में से मिल जाएगा और फिर उसका पार्श्व क्रम जो बना देंगे। तो सबसे पहले R1, तो R1 क्या हो जाएगा?
v स्क्वायर बटे में p, यानी कि v1 स्क्वायर बटे में p1। तो v1 स्क्वायर क्या है 220 गुणा 220 बटे में 100, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 22 गुणा 22 484 ओम। ये पहले वाले बल्ब का प्रतिरोध आया। अब दूसरे वाले बल्ब का प्रतिरोध R2, तो V2 स्क्वायर बटे में P2, तो V2 का स्क्वायर कितना है 220 गुणा 220 और बटे में 60, ये 0 0 कट हो गया, फिर इसको आप 3 से करके फिर 2 से करके, तो आपका उत्तर इसमें आएगा 806.7 ओम। अब पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध इसका आएगा Rp। अब सिर्फ दो ही हैं तो हम लिख सकते हैं R1 गुणा R2 बटे में R1 धन R2। तो अब ये दोनों हैं, इनको गुणा करो, 484 प्लस गुणा 806.7 बटे 484 धन 806.7, तो ये हो जाएगा, ऊपर का आप गुणा करोगे तो ये आएगा 390,442.8 और इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 1290.7। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 302.6 ओम। इतना प्रतिरोध आ गया। अब विद्युत धारा निकालनी है, तो विद्युत धारा अब इसमें इधर अलग से कर लेते हैं। तो I बराबर होता है V बटे में R। तो V कितना है 220 वोल्ट के साथ जोड़ा है उसको, ये बदल भी सकता है, ठीक है, यहाँ पर 220 ही लिखा है, तो जो भी दिया होगा वो रखेंगे 220, और R हमने यहाँ से निकाल लिया है 302.6। अब ये भाग करना थोड़ा सा लेंदी है, इसको आप कर सकते हैं, तो इसको आप करके और इसका आंसर आना चाहिए 0.73 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा है, रजिस्टर थोड़ी है, तो इतना इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न अब इसमें 16, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? पहला है कि 250 वॉट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है। दूसरा 120 वॉट का हीटर जो 10 मिनट तक चलाया जाता है। तो पहले हम लोग ऊर्जा निकालते हैं कि ऊर्जा किसमें खर्च हुई, ऊर्जा व्यय 250 वॉट टीवी में। तो ऊर्जा व्यय क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 250 वॉट गुणा 1 आवर, 1 घंटे तक चलाया है, तो ये कितना हो गया 250 वॉट आवर, इसमें इतना गया। और दूसरा विद्युत हीटर 120 वॉट का विद्युत हीटर, तो इसमें ऊर्जा व्यय, तो अब 120 वॉट है तो इसको भी वॉट आवर में निकालना है। 120 वॉट गुणा 10 मिनट है, 10 मिनट को आवर में बदल दो, तो 10 बटे में 60, तो ये हो जाएगा, ये 6 से ये कट हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये आएगा फिर 20, तो ये आ जाएगा 20 वॉट आवर। तो अब इसका जो आंसर है यह है किसमें, ये टीवी में। तो टीवी में 250 वॉट आवर है, इसमें 20 वॉट आवर है, तो इसका मतलब है कि ये टीवी वाले में ज्यादा खर्च हुआ है। अब कहीं कहीं पर ये बुक में है ना 1200 दिया हुआ है, तो अगर ये 1200 दिया होगा तो आप उसमें 200 आ जाएगा, तो तब भी जो है किसमें, टीवी में ज्यादा जो है ऊर्जा का व्यय हो रहा है। अगला प्रश्न है 17वां, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा ले रहा है, तो हीटर में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जो उसकी दर निकालनी है, दर। अब ऊष्मा का मात्रक क्या होता है,
ऊष्मा यानी कि हीट, I स्क्वायर आर टी। अब इसकी दर निकालनी है, दर यानी कि प्रति सेकंड कितना, तो बटे में टी कर देंगे, ऊष्मा दर, ऊष्मा दर, तो ये h बटे में टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर आर। तो इतनी ऊष्मा जाएगी प्रति सेकंड। अब यहां पर हमको क्या दे रखा है, 15 एम्पियर ये धारा ले रही है और उसका प्रतिरोध है 8 ओम और 2 घंटे तक। तो T से तो T कट हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको I और R की जरूरत है। ये I कितना है इसका 15 एम्पियर, तो 15 गुणा प्रतिरोध कितना है 8, तो ये हो जाएगा 15 15 225, फिर गुणा 8, तो ये 1800 जूल प्रति सेकंड। आप चाहे यहां पर फिर 2 घंटे का गुणा करो, फिर भाग करना पड़ेगा 2 घंटे से, तो एक ही बात है। तो इतनी ऊष्मा की दर है ये, प्रति सेकंड इतनी ऊष्मा जा रही है, 1800 जूल। अगला प्रश्न है अब 18वां का, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग होता है, क्यों? तो टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसका गलन बिंदु भी ज्यादा होता है, यानी कि जल्दी पिघलता नहीं है, मतलब वो गर्म हो जाएगा पर पिघलेगा नहीं। तो उसका गलन बिंदु जो है, तो उच्च प्रतिरोधकता इसकी होगी, अधिक प्रतिरोधकता होगी, और गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना ज्यादा तापमान होगा तब जाके वो पिघलेगा, बाकी का उपयोग करेंगे तो वो जल्दी पिघल जाएंगी, क्योंकि बल्ब तो गर्म होता है, फिर वो उसकी विद्युत ऊर्जा को जो है वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो इसीलिए सिर्फ टंगस्टन का उपयोग होता है। बी है कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे कि टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालन शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो शुद्ध धातुओं की अपेक्षा जो मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोधकता होती है वो अधिक होती है, और इनका जो है अधिक तापमान पर इनका उपचायन भी नहीं होता है, ये पिघलते नहीं है, उसमें से उपचायन उसका नहीं होगा, इसीलिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, मिश्र धातु का। तीसरा कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो श्रेणी क्रम का उपयोग इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि आप श्रेणी में बल्ब लगाया, ये श्रेणी में लगाया, इस तरह से सपोज हमने 1 2 3 बल्ब लगा दिए श्रेणी में, और यहां से मेन से सप्लाई आ रही है, तो क्या होगा कि अगर श्रेणी में लगाया है तो पहली चीज तो अगर एक बल्ब खराब हो जाएगा तो फिर ये बाकी के भी नहीं चलेंगे, और दूसरा कि यहां पर जो यहां से वोल्टेज मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ये सब में क्या हो जाती है, बट जाती है, तो इसीलिए ये डिम हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पार्श्व क्रम का उपयोग करते हैं, जिसमें सब में वोल्टेज बराबर बराबर मिलता है पार्श्व में। जैसे ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा है, तो इनको पार्श्व में जोड़ेंगे तो सबको बराबर का वोल्टेज मिलेगा, पार्श्व में वोल्टेज सेम होता है इसीलिए। डी है कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो अब जो प्रतिरोध R होता है यह होता है रो L बटे में A क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यह व्युत्क्रम में है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है A के, तो A कम करेंगे R बढ़ जाएगा, यानी कि पतला तार होगा तो ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा प्रतिरोध होगा। लास्ट है कि विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए क्योंकि इनका प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिससे क्या है ज्यादा गर्म नहीं होंगे, हीट नहीं होंगे और ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमने सारे प्रश्नों को हल किया है, आपको समझ आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।